बच्चों, पिंकी मैम हियर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट पोएम स्टार्ट करें, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया बहुत ही खूबसूरत पोएम है। ऐसे तो बेटा पोएम बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका जो मीनिंग है ना बहुत डीप है। ओके, तो ध्यान से बने रहिए, मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ और टोटल इसका मीनिंग जो होगा आपके नजर में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नेचर पोएट है जो कि अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। ओके, तो ये हमारे क्लास 10 के बुक में इसलिए दिया गया है कि हम लोग कोई भी चीज को दुनिया में इनऑस्पिशियस ना समझे और किसी भी चीज को नजरअंदाज ना करे। ओके, हर एक चीज अपने में बहुत ही मूल्यवान होता है, और चाहे हमारा मूड कितना भी खराब क्यों ना हो या हमारा हेल्थ कितना भी खराब क्यों ना हो, नेचर में एक ऐसा हीलिंग पावर होता है, आपसे खराब मूड को अच्छा कर देता है और कितना भी तबीयत खराब हो उसको ठीक कर देता है। ओके, तो चलिए आज इस खूबसूरत सा पोएम डस्ट ऑफ स्नो के माध्यम से हम लोग देखते हैं सुप्रीमेसी ऑफ नेचर को देखते और समझते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इस पोएम को देखते हैं, डस्ट ऑफ स्नो को समझते हैं। पोएट बेटा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो मेलनकली मूड में है, यानी क्या हुआ बेटा, वो बहुत ज्यादा उदासी मूड में है और टहल रहे होते हैं। अचानक से टहलते टहलते वो क्या करते हैं, वो एक पेड़ के नीचे आते हैं। ओके, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब हम लोग का मूड बहुत अच्छा होता है तो हमें अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती है, जैसे कि मौसम लगता है कि बहुत खुशनुमा हो गया है ना, अच्छे अच्छे चिड़ियों का याद आता है, अच्छे अच्छे हम लोग पेड़ पौधे के बारे में सोचते हैं, अच्छे अच्छे फ्लावर्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हमारा मूड ग्लूमी मूड होता है, यानी हमारा मूड खराब होता है, तो हमें मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और हर चीज डल दिखता है ना। तो वही चीज यहाँ पे पोएट के साथ भी हुआ है। पोएट यहाँ पे ग्लूमी मूड में है, सैड मूड में है, या हम लोग कह सकते हैं कि मेलनकली मूड में है। ओके, और इसीलिए इन्होंने दो इनऑस्पिशियस चीजों का नाम लिया हुआ है, दैट इज हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पॉइजनस ट्री किसको मानते हैं, हेमलॉक ट्री को, और सेकंड हुआ आपका क्रो। ओके, इन दोनों चीज को हम लोग अशुभ मानते हैं हमारे इंडियन कल्चर में। ओके, लेकिन यहाँ पे पोएट ने दिखाया है, इन्होंने और किसी पेड़ पौधे का या फ्लावर का या अच्छे चिड़िया का, खूबसूरत चिड़िया का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि इनका मूड क्या है बेटा, ग्लूमी है, उदास भरे मूड में है वो, है ना। तो इन दो चीजों के माध्यम से वो दिखाए हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ नेचर कैसे रूल करता है और कैसे उसमें हीलिंग पावर होता है किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को ठीक करने के लिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि पोएट कैसे ग्लूमी मूड में हो, इधर से इधर टहलते हैं, टहलते टहलते अचानक से आकर हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं, और तभी एक क्रो वहां आके बैठ जाता है उस हेमलॉक ट्री पे, और उसके मूवमेंट से कुछ डस्ट पार्टिकल्स उनके सिर पे गिरता है, जिससे उनका मूड एकदम ठीक हो जाता है ना, और जो बाकी समय उनका रिग्रेट में मैंने पार होना था दिन, वो सेव हो जाता है। तो चलिए इस पोएम को हम लोग देखते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक कौवा आके हेमलॉक ट्री पे बैठता है और उसके मूवमेंट से कुछ गिरता है उनके ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब क्या हुआ बेटा, जो बर्फ का पार्टिकल्स होता है ना, स्नो का पार्टिकल्स, उसको हम लोग कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है बेटा, एक पॉइजनस ट्री है। ओके, इसमें व्हाइट व्हाइट फ्लावर्स होता है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी पोएट ग्लूमी मूड में होते हैं, और जैसे ही एक कौवा आके हेमलॉक ट्री पे बैठता है और उसके मूवमेंट्स के द्वारा उनके सिर पे आके डस्ट पार्टिकल्स स्नो का गिरता है, तभी उनका मूड अचानक से ग्लूमी मूड से हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है। ओके, अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, और जो समय उन्होंने रिग्रेट में बिताया हुआ था पूरा दिन, कुछ जो बाकी समय है वो रिग्रेट में बीतने से क्या होता है बेटा, बच जाता है। तो इस तरीके से ये पोएट हमें समझाना चाहते हैं ये खूबसूरत से लाइंस के माध्यम से कि बेटा दुनिया में कोई भी चीज इनऑस्पिशियस नहीं होता, ये हमारा नजरिया होता है, जो हमारी सोच होती है, जो हम लोग किसी भी चीज को इनऑस्पिशियस रिगार्ड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेमलॉक ट्री और क्रो को हम लोग इनऑस्पिशियस मानते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में इनऑस्पिशियस नहीं होता है। उसके थ्रू यहाँ पे पोएट का जो बाकी समय है रिग्रेट में बीतने से बच जाता है, ठीक है, और पोएट का मूड मेलनकली से क्या होता है बेटा, हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है।
तो चलिए बच्चों कुछ डिफिकल्ट मीनिंग्स को समझते हैं और फिगर ऑफ स्पीच एंड राइमिंग स्कीम को देखते हैं। ओके, तो बेटा हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री को क्या बोला गया? जहरीले पेड़, है ना, यानी पॉइजनस ट्री रिगार्ड किया जाता है। ओके, सेकेंड हुआ र्यूड, र्यूड का इंग्लिश मीनिंग क्या है बेटा? हेल्ड इन रिग्रेट। तो इंग्लिश मीनिंग भी याद रखना होगा क्योंकि सिनोनिम्स के पर्पज से आता है एग्जाम में। ओके, और उसका हिंदी मीनिंग क्या है बेटा? पछताना। ओके, और बेटा क्रो और हेमलॉक ट्री दो ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग इनऑस्पिशियस मानते हैं। क्या बेटा? इनऑस्पिशियस मानते हैं, यानी अशुभ मानते हैं। और इस चीज को इस्तेमाल किया गया है इस पोयम में ताकि पोएट का मूड को दर्शाया जा सके। ओके, कि पोएट किस मूड में है। ओके, और वो किस मूड में है बेटा? ग्लूमी मूड हम लोग बोल सकते हैं या मेलनकली मूड बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हो बेटा फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग देखते हैं और राइमिंग स्कीम को समझते हैं। ओके, तो बेटा इस पोएम में कौन सा राइमिंग स्कीम यूज होता है वो हम लोग समझते हैं। हम लोग बेटा हर लाइन का आखिरी वर्ड को देखेंगे कि कौन सा वर्ड किससे राइम कर रहा है। ओके, तो ये हुआ आपका क्रो, तो क्रो को हम लोग ए रिगार्ड करते हैं। उसके बाद क्रो मी से राइम नहीं कर रहा है, यानी डिफरेंट राइमिंग वर्ड है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? बी। और क्रो राइम कर रहा है स्नो से, तो इसको ये ए है तो इसको भी ए बोलेंगे। और मी राइम कर रहा है ट्री से, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा बी। उसके बाद ए बी यहां तक हो गया। ओके, उसके बाद ना ये ए आ रहा है ना बी, हार्ट अलग राइमिंग वर्ड है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? सी। और मूड अलग राइमिंग वर्ड है तो इसको क्या बोलेंगे? डी। एंड हार्ट राइम कर रहा है पार्ट से, तो इसको भी हम लोग सी रेफर करेंगे। ओके, और मूड राइम कर रहा है रूट से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? डी। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग बेटा कि कौन सा राइमिंग स्कीम हुआ आपका? ए बी सी डी, ये आपका राइमिंग स्कीम हुआ पोएम का। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा फिगर ऑफ स्पीच। तो थ्रू आउट द पोएम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच रन हुआ है बेटा? इंजैममेंट। इंजैममेंट क्या होता है? जब एक लाइन दूसरी लाइन को कंटिन्यू करता है बिना किसी पंक्चुएशन का, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंजैममेंट। ओके, तो यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा कि सेकेंड लाइन में एसोनेंस का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? एसोनेंस का। एसोनेंस मींस क्या होता है बेटा? रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड। ओके, तो यहाँ कौन सा वॉवेल रिपीट हुआ है बेटा? हैं ओ वॉवेल, शुक, डाउन, ऑन, तो यहाँ वॉवेल साउंड ओ का रिपीटेशन हुआ, दैट इज एसोनेंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा डस्ट। तो स्नो को डस्ट से कंपेयर किया गया, लेकिन वो कंपेयर दिखाया नहीं गया है, उसको इंप्लाई कर दिया गया, दैट इज मेटाफर। तो यहाँ मेटाफर का भी इस्तेमाल हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। जब फर्स्ट कॉन्सोनेंट रिपीट होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एलिट्रेशन। दैट इज हैज है, हार्ट है, तो पहला जो कॉन्सोनेंट है एक ही लाइन में रिपीट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एलिट्रेशन। फिर इस लाइन में देखेंगे एंड सेव्ड सम पार्ट, तो यहाँ एस है, फिर एस लिखा हुआ है, तो ये दोनों कॉन्सोनेंट्स क्या हुआ बेटा? रिपीट हुआ इनिशियल कॉन्सोनेंट। ओके, तो दैट इज एलिट्रेशन। तो hope you understand and like my video. Thank you. Please like and subscribe my channel.